हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस एंड सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि इस वीडियो के अंदर हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। और इसी के साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा जो कि कंपटीशन लेवल के हैं, और चांसेस है कि बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं और एनटीएसए जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी वो सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा सभी। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है और वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग। क्या कैलकुलेट करना है? देखिए, ये सर्किट आपको यहाँ पर दिया गया है, इस सर्किट को ध्यान से देखना है। और हमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ओके। बी पार्ट में आपसे पूछा है वी हैव टू फाइंड द टोटल करंट। इस सर्किट का टोटल करंट फाइंड आउट करना है। और सी पार्ट में आपसे पूछा है वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वी हमें फाइंड आउट करना है कहां पर? अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टेंस। ओके। तो एक बार मैं इस सवाल को हिंदी में आपको बता देता हूं। आपको ये सर्किट दिया गया है जैसे कि आपको चित्र में नजर आ रहा है, और यहां पर आपको ये 10 ओम का एक 15 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है पैरेलल में हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस के दोनों हाथ कौन से हैं? ये 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के दोनों हाथ ये रहे, एक हाथ, ये दूसरा हाथ। और ऐसे ही 15 ओम वाले रेजिस्टेंस के ये दोनों हाथ रहे। अगर दोनों हाथ, जैसे 15 ओम रेजिस्टेंस के दोनों हाथ 10 ओम रेजिस्टेंस के दोनों हाथ के साथ जुड़े हों, एक दूसरे के सामने हो, देखिए दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी कि बच्चों, 10 ओम का रेजिस्टेंस और 15 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है। और इसी तरह 60 ओम का रेजिस्टेंस और 40 ओम का रेजिस्टेंस ये भी दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ओके। इतना आपको समझ में आता है। 15 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कि आपकी ऑन है, और साथ में एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर करता है। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, 10 ओम और 15 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। तो इनका, मैं कहता हूं कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, वो R1 आएगा। तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? 1/R1। मैं कहता हूं अगर इसमें 1/R1 है, इस वाली ब्रांच में 1/R1 रेजिस्टेंस जाएगा, तो ऐसे में इन पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे? 1/10 प्लस क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 30 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे, दैट इज इक्वल टू 5/30 एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। तो बच्चों, यहां से आपका R1 आ गया जो कि कितना है? 6 ओम। यानी कि इस ब्रांच में जो नेट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो 6 ओम का है। क्लियर है आपको ये बात? चलिए, अब उसी प्रकार मैं इस ब्रांच में इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेता हूं। कैसे करूंगा? मैं कहता हूं इसको R2 नाम दे देते हैं। तो 1/R2 बच्चों किसके बराबर होगा? पैरेलल में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, दैट इज 1/60 प्लस 1/40। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 120 यहां पर एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा 3। सो दैट इज 3 + 2 5 डिवाइड बाई 120। इसको आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, कितने पे कटेगा ये? 24 पे। तो बच्चों, यहां से R2 की वैल्यू आपके पास आ गई। R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 24 ओम आ गई बच्चों। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो R1 और R2 आपके पास आ गए। तो अब जब इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सर्किट कैसा बनेगा? यानी कि यहां पर भी आपका 24 ओम का रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, इस सर्किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये आ गया रेजिस्टेंस R1। ठीक है जी, ये आपका आ गया एमीटर लगा हुआ, जैसे कि हमने एज इट इज यहाँ पे से उतारा हुआ है, माइनस प्लस। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, इस प्रकार। और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है 15 वोल्ट की, कुछ इस प्रकार। ठीक है जी। अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया है। ये आपका R1 आ गया जो कि है 6 ओम, और ये है R2 जो कि है 24 ओम।
अब अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे, R1 और R2 बच्चों सीरीज में लगे हैं, ध्यान देना, पैरेलल में नहीं लगे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ कनेक्टेड नहीं है, एक हाथ तो बैटरी में चला गया, यहाँ पे R1 का एक हाथ बैटरी में चला गया, इसका भी बैटरी में चला गया, एक हाथ कनेक्टेड है दोनों, ये वाला हाथ, तो यानी ये सीरीज में है, R1 और R2 सीरीज में है। तो फाइनली आपका जो आर नेट होगा, फाइनल आर नेट होगा, वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 के। एंड बच्चों दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 24, दैट इज 30 ओम। तो ए पार्ट का उत्तर आ गया, यानी कि इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? 30 ओम का। क्लियर है ए पार्ट? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है बी पार्ट में टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, टोटल करंट निकालना है। तो बच्चों ओम्स लो, ओम्स लो सभी को पता है, क्या होता है ओम्स लो? V इक्वल टू आई आर। यहां पर आर हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, आर नेट, ठीक है। तो आई आपको निकालना है, आई बराबर हो जाएगा V बाय आर नेट। तो बच्चों सर्किट में V आपको दिया हुआ है 15 वोल्ट, V कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट, और डिवाइड बाय आर नेट, आर नेट हमने अभी निकाला 30, तो आप इसको काट दोगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 और 0.5 एम्पेयर विल बी द आंसर ऑफ द बी पार्ट, दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्लियर है बच्चों? सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कहां पर? फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पर 10 ओम और 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ओरिजिनल सर्किट में ध्यान से देखेंगे, कहता है कि यहां पर इस वाले हिस्से में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालो। तो बच्चों आपको एक बात अच्छे से पता है कि करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये 0.5 एम्पेयर है, अभी जस्ट हमने निकाला। दूसरी बात, इस हिस्से का जो आर निकाला था, नेट निकाला था पैरेलल में सॉल्व करके, R1 आया था, R1 आया था जो कि कितना आया था? 6 ओम। तो R1 पता है, करंट पता है 0.5 एम्पेयर, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकाल लो। कैसे निकालेंगे? अगेन यूजिंग ओम्स लो, V इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पे R R1 हो जाएगा। तो बच्चों हमें V निकालना है, करंट की वैल्यू कितनी है? अभी हमने निकाली थी 0.5 एम्पेयर, और इनटू में R1 हमने निकाला था 6। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लोगे, 5/10 गुना में 6, 6 पंजे होता है 30/10, और फाइनली आपका जो आंसर आ गया V, दैट इज 3 वोल्ट, दैट इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये सिंपल सा सवाल था जो कि CBSE 2025 में, यानी कि जो लेटेस्ट अभी पेपर हुआ था, इस पेपर में सवाल पूछा गया था। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, शो हाउ you would connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer। बेहतरीन क्वेश्चन है, 2024 का पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, आपको कहता है आपके पास तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 6 ओम के, ठीक है, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का है, एक 6 ओम का है, तीन रेजिस्टेंस दिए हैं। कहता आपकी मर्जी है, इसको कैसे भी लगाओ, सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, किसी भी तरीके से इनको सर्किट में ऐसे लगाओ कि जब आप उसका नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करो तो वो कितना आना चाहिए? 9 ओम का आना चाहिए। अब आप दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाओगे, कैसे दिमाग लगाओगे? आप ये सोचोगे यार 6 ओम के सीरीज में लगा दें, तो सीरीज में तो सिंपली ऐड हो जाते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 ओम। तो सीरीज में तो लग नहीं सकते, सीधी सी बात है। अच्छा पैरेलल में लगा दें, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, यानी कि टोटल 3/6, और 3/6 काटोगे तो 2 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ना ही तीनों सीरीज में लगाए जा सकते, ना ही तीनों पैरेलल में लगाए जा सकते। तो फिर और क्या कर सकते हैं? एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है कि दो को पैरेलल में लगा दो और फिर फाइनल वाले को सीरीज में लगा दो। ट्राई करके देखते हैं कैसे। मैं कहता हूँ तीन रजिस्टर है, इनको मैं कैसे लगाता हूँ? ये है आपका टर्मिनल ए, कुछ इस प्रकार इसको अगर मैं लगा दूं तो शायद बात बन सकती है। बी, ये 6 ओम का है बच्चों, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है। ट्राई करते हैं कि अगर मैं इनको ऐसे लगा दूं तो हमारा नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो 9 ओम का आता है या नहीं है, ठीक है, ट्राई करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 6 ओम का है, मैं नाम भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, कोई दिक्कत नहीं है। R2 और R3 बच्चों पैरेलल में लगे हैं क्योंकि दोनों के हाथ
दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं इसको पैरेलल में सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है आर प्राइम वैल्यू आती है। सो आर प्राइम अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा R2 और R3 को, सो दैट इज 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको पैरेलल में सोल्व करेंगे 1/6 प्लस 1/6। बच्चों क्या आ रहा है आपके पास 2/6, काटोगे तो आया 1/3 एंड फाइनली वी विल हैव R प्राइम इज इक्वल टू 3 ओम। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, इस पूरा नेट रेजिस्टेंस होगा, जिसको मैं आर ए बी नाम दे देता हूं, वो किसके बराबर होगा? सर R1 है ना, यही है ना ए, ये आपका R1 आ गया, R1 जो कि कितना है 6 ओम, और इसका जो पैरेलल में हमने सॉल्व किया वो अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, वो कितना आया? वो था R प्राइम, कितना आया था? 3 ओम। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में निकाल लेंगे तो आर ए बी यानी नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 में क्या जोड़ दो? R प्राइम, यानी कि 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 ओम। बिल्कुल ठीक है, यही तो हमें चाहिए था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा कि सर अगर तीन रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम के, तो दो को तो पैरेलल में लगा दो जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, और फिर जो उसका नेट आएगा उसको सीरीज में जोड़ दो। तो ये आपका सोल्यूशन रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है, 2024 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट इन द रेजिस्टर ऑफ 2 ओम। पावर कंज्यूम्ड बतानी है, पावर कंज्यूम्ड कितनी हुई है किसमें? 2 ओम के रेजिस्टर में। तो कैसे करोगे? देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, पावर के कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमने डिराइव करके आपको बताए गए हैं। उसमें से एक फॉर्मूला है, पावर बराबर होती है बच्चों V² डिवाइड बाय R। अगर मैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में बात करूं तो पावर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो सर्किट में V आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, और R कहता है 2 ओम के रेजिस्टेंस निकालो कि कितनी पावर कंज्यूम होगी। सो दैट पावर P इज इक्वल टू V² यानी कि 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय R, सवाल में दिया हुआ है 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे, 6 का स्क्वायर होता है 36 डिवाइड बाय 2, तो ये कट जाएगा 18, यानी बच्चों पावर आपकी आ जाएगी 18 वॉट। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीबीएसई 2024 का पूछा गया सिंपल सवाल। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है पावर क्या है, व्हाट इज पावर? बच्चों पावर कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट पावर इज रेट ऑफ एनर्जी, या यूं कहें कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, टू मेंटेन द करंट, या यू कहें टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? पावर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। ओके, पावर के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करके बताए हुए हैं। मैं थोड़ी सी डेरिवेशन यहाँ पर करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, हमने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ते थे, पावर किसके बराबर होती थी? पावर होती थी वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन एक एनर्जी ही तो है, सो पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। और हमको ये भी पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन बराबर होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज डिवाइड बाय टी। क्लियर है? तो यहां से पावर का एक फॉर्मूला आ गया V इंटू बच्चों Q बाई टी किसके बराबर होता है? I। तो एक ये फॉर्मूला आ गया, पावर बराबर V इंटू आई। और निकालता हूं फॉर्मूला, पावर बराबर V क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है सर। सो आई आर इंटू आई
सो पावर बन गया आई स्क्वायर इंटू आर, एक और फॉर्मूला बन गया, लो जी। सो पावर v इंटू आई के भी बराबर होता है और पावर आई स्क्वायर इंटू आर के भी बराबर होता है। एक और निकालते हैं फॉर्मूला, चलो देखो पावर वी आई के बराबर है, सो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। आई किसके बराबर होता है? आई बराबर होता है सर वी बाय आर। तो एक और फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पावर वी आई के भी बराबर होता है, पावर आई स्क्वायर इंटू आर के भी बराबर होता है, पावर वी स्क्वायर बाय आर के भी बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? एक और फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको बताऊं, यहीं पर ही निकाल देता हूं। देखो पावर है वर्क डन बाय टाइम, सो वर्क डन इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी अगर यहां पर बात करें, सो दैट इज पावर इंटू में टी, पावर इंटू में टी। सो हीट एनर्जी H इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो पावर किसके बराबर है? आई स्क्वायर इंटू आर। सो यहां पे हीट एनर्जी किसके बराबर हो गई? आई स्क्वायर इंटू आर, बिकॉज पावर तो है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज हीट एनर्जी और एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला फिट कर दीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। एक ओवन है जो कि 220 वोल्ट पर काम करता है। दिस ओवन कंज्यूम्ड 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। ठीक है, कहता है 11 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है 5 घंटे में। आपको क्या कैलकुलेट करना है? पावर रेटिंग ऑफ द ओवन कैलकुलेट करनी है। तो पावर रेटिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। पावर क्या है सर? पावर है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यही है पावर। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि जो ओवन है वो 11 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम करता है। 11 यूनिट का मतलब होता है बच्चों 11 किलो वॉट आवर। जब भी आपको ये दिया हो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 10 यूनिट की बिजली लेता है, 5 यूनिट की बिजली लेता है, तो ये यूनिट होती है ना, ये कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, और दैट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। तो 11 यूनिट दी है, इसका मतलब है 11 किलोवाट आवर। और कितने टाइम में? टाइम आपको दिया है सर 5 घंटे। क्लियर है बच्चों ये बात? तो इसको जब मैं सिंपली सॉल्व कर लूंगा तो 11/5 किसके बराबर होता है? 2.2, 2.2 किलो वाट, दैट इज द पावर, दैट इज द पावर रेटिंग ऑफ द ओवन, 2.2 किलो वाट आवर। और अगर आप किलो वाट को कन्वर्ट करना चाहते हो वोट में तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे? 2.2 इंटू में 1000 वोट, तो सिंपली 22/10 गुना 1000 वोट, तो दैट इज इक्वल टू 2200 वोट। तो वोट में भी हमने आंसर निकाल दिया। ठीक, बी पार्ट में बच्चों क्या पूछा है? बी पार्ट में पूछा है करंट ड्रोन बाय द ओवन। आपको करंट निकालना है, करंट ड्रोन बाय द ओवन। तो कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, पावर जो होती है अभी बताया मैंने V इंटू आई के बराबर होती है। क्लियर बात है? तो आई किसके बराबर होगा सर? आई बराबर होगा पावर बाई V के। पावर सवाल में अभी हमने निकाली कितनी? 2200 वोट। और वोल्टेज V वो आपकी कितनी दी हुई है सवाल में? 220। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 10 एम्पेयर। ये करंट आ गया जी, ए पार्ट भी हो गया, बी भी हो गया। सी में पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। रेजिस्टेंस कितना होगा ओवन का? तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो बच्चों। कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस? देखो पावर जो होती है वो आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर होती है, एक और फॉर्मूला। तो बच्चों यहां से आर किसके बराबर हो जाएगा? पावर डिवाइड बाय आई स्क्वायर। पावर है बच्चों 2200, आई हमने निकाला था अभी 10, तो 10 का कर दो स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2200 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 22। क्या निकाला है? रेजिस्टेंस, तो 22 ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सीबीएसई 2023 का पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है बच्चों, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर
electrical resistivity rho of the material of a conductor in the shape of cylinder of length L, area of cross section A, hence derive the SI unit of electrical resistivity। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको रिलेशन बताना था रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। एक वायर के केस में सपोज कीजिए बच्चों, अगर हमारे पास एक वायर दी हुई है, दिस इज ए वायर, और इस वायर की लेंथ है बच्चों एल, इस वायर की लेंथ है एल, और इस वायर का जो ये एरिया है इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, वो है बच्चों ए। तो ऐसे में इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों आर, दैट इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। क्लियर है बच्चों? जहां पर आर क्या होता है, आर होता है रेजिस्टेंस। जहां पर रो क्या होती है, ये होती है बच्चों रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी याद रखना बच्चों, रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ये जो वायर है, ये वायर किस मटेरियल की बनी हुई है, उस मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा कि रेजिस्टिविटी कितनी है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो एल पे भी डिपेंड करता है और वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यूनिट की बात करें, यूनिट भी निकाल लेते हैं बच्चों। रो जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर, आर इंटू में ए डिवाइड बाई एल। तो बच्चों आर जो होता है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर से एक पावर कट जाएगी ओम मीटर। तो बच्चों रो की जो यूनिट आ जाएगी, एसआई यूनिट आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी बच्चों, ओम मीटर। यही सवाल में पूछा था, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम। एक वायर है 3 मीटर की, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। ये अपने पास एक वायर है बच्चों, इस वायर की लेंथ आपको दी हुई है 3 मीटर, सिंपल सवाल। और कहता है कि इसका रेजिस्टेंस आर आपको दिया हुआ है 60 ओम। ओके, इसी के साथ आपको ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी दिया हुआ है, कितना है, 4 गुना 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे, R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। तो बच्चों रो किसके बराबर हो गया, रो बराबर हो गया R इंटू ए डिवाइड बाई एल। सवाल में बच्चों R दिया हुआ है 60 ओम, एरिया आपको दिया गया है 4 गुना 10 की पावर -7, और L आपको सवाल में दिया हुआ है बच्चों कितना, 3 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, 3 से कट गया बच्चों ये 20, तो रो की वैल्यू आपके पास आ गई 80 गुना 10 की पावर -7 ओम मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन सीबीएसई 2023 का बोर्ड का पूछा गया सवाल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ द वायर ऑफ द लेंथ 3 मीटर विद रेजिस्टेंस दिस। अच्छा देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवाल में। सवाल में कहा गया है यही जो हमने पिछले क्वेश्चन में वायर ली, कहता है कि अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच कर दूं, ये हमारे पास वायर थी, इस वायर की लेंथ थी 3 मीटर। कहता है कि अगर मैं इस वायर को खींच के और ज्यादा स्ट्रेच कर दूं, स्ट्रेच कर दूं, तो रो पे क्या असर पड़ेगा ये बताओ। तो सिंपल सी बात है, नो इफेक्ट, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों रो जो होती है दैट इज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, ये बात याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड द लेंथ। तो रो डिपेंड किस पे करती है, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी रेजिस्टिविटी है ना बच्चों, रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड ही नहीं करती है, सिर्फ किस मटेरियल की वो वायर बनी है उस मटेरियल पर डिपेंड करती है। हाँ लेकिन अगर आर पूछा होता, रेजिस्टेंस पूछा होता, तो वो जरूर एल और ए पर इफेक्ट पड़ती। तो इसका आंसर आएगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक एमसीक्यू पूछा गया आपसे, सीबीएसई 2022 का सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है 4 रेजिस्टेंस है, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स of resistance 8 ohm are first connected in series and then connected in parallel
तो आर एस बाय आर पी बताओ। चार रेजिस्टेंस पहले तो सीरीज में लगाई। बच्चों एक बात बताओ, 8 ओम के चार रेजिस्टेंस है, 8 8 8 8, इनको सीरीज में लगाया। तो सीरीज में जब हम लगाएंगे, अगर चार रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे बच्चों, 8 8 8 8, तो इनका नेट रेजिस्टेंस है, कहता है उसका नेट रेजिस्टेंस है आर एस। बच्चों कितना होगा जरा बताना सीरीज में। सिंपली सर सीरीज में तो जोड़ देते हैं, 8 8 8 8 कितना हो गया, टोटल करेंगे कितना आएगा, 32 ओम। यानी आर एस की वैल्यू 32 होगी। एक बार तो चारों सीरीज में लगा दिए। फिर कहता है कि चारों के चारों पैरेलल में लगा दिए। चारों के चारों कैसे लगा दिए बच्चों, पैरेलल में लगा दिए, कुछ इस प्रकार, ये पैरेलल में लगा दिए। कहता है अब बताओ, अब इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आरपी आएगा। कहता है आरपी कितना आएगा, तो आरपी निकालने का सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, 1/आरपी। पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। टोटल कितना आ जाएगा, सभी को ऐड करेंगे 4/8, ये कट गया 1/2। तो यानी आरपी बच्चों कितना आ गया सर, 2 ओम आ गया। यानी सीरीज में तो आया 32 ओम, पैरेलल में आया 2 ओम। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में बताओ आर एस बाई आर पी कितना होगा। सर आर एस था 32, आर पी आया 2, काट दो, कितना उत्तर आया 16। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, 16 ओम विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, सीबीएसई 2022 का पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट the wiring with 15 ampere current rating is for the electrical devices which have higher power rating such as geyser, lower power rating such as fan, metallic bodies and low power, non metallic bodies and low power rating। देखो कहता है कि एक घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वायरिंग की गई है, और जो वायर है ना वो 15 एम्पेयर की है, 15 एम्पेयर करंट रेटिंग की है, वायर लगी हुई है। तो कहता है ये किस डिवाइस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो बच्चों एक बात याद रखना, जो हाई पावर रेटिंग के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि गीजर है ना, जैसे कि अ, एक वो आती है ना पानी गर्म करने की जो रोड होती थी, गीजर, गीजर हो गया। तो बच्चों इनकी वायर जो होती है ना, जो इसमें मेटेलिक वायर यूज की जाती है, आप देखोगे वो बड़ी मोटी वायर होती है ना, वो वायर मोटी होती है और उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, क्योंकि पावर ज्यादा है, पावर उनकी ज्यादा है, पावर रेटिंग ज्यादा, तो इसके लिए हाई करंट फ्लो करेगा उन वायर के अंदर। तो जब वायर में हाई करंट फ्लो करेगा तो वायर भी अच्छी खासी मोटी चाहिए होगी, इसीलिए करंट भी ज्यादा फ्लो करता है। लेकिन जो दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि टेबल फैन हो गया, ये पंखा हो गया, ये टीवी हो गया, इनमें जब करंट फ्लो करता है तो बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो करता है एज कंपेयर टू गीजर्स। तो उनकी जो वायर होती है वो पतली होती है, तो करंट भी कम फ्लो करता है। तो यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा, क्योंकि हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो हाई करंट किस में फ्लो करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फ्लो करेगा जिसकी वायर ज्यादा मोटी होगी, जिसमें पावर रेटिंग ज्यादा होगी, जैसे कि गीजर। तो इसका उत्तर आएगा हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2022 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा सवाल है। कहते हैं इन द फॉलोइंग डायग्राम, आपको एक वोल्ट मीटर दिया हुआ गया, एक वोल्ट मीटर दिया गया है, आपको इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट बताना है और बताना है कि ये जो एरो जहां पर लगाई गई है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, आपको ये वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, याद रखना, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ले रहे हैं, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो एमीटर हो, अगर जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो बच्चों लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, मिनिमम काउंटेबल वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है। तो ये वोल्ट मीटर दिया है बच्चों, ये क्या है, ये आपको दिया गया है वोल्ट मीटर। मुझे वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट पता करना है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या, लीस्ट मतलब सबसे कम, यानी ये कितनी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। देखो मिनिमम 0 है, 0 से जस्ट अगली जो वैल्यू होगी, यही वैल्यू, ये जो रीडिंग होगी, यही आपकी लीस्ट काउंट होगी बच्चों, कि मिनिमम वैल्यू आपका ये जो एपरेटस है वो कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है। कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट, इसका आसान तरीका मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जीरो दिया गया है, ये आपका जीरो है, उससे जो अगली वैल्यू दी गई है काउंटेबल वैल्यू, वो ये दी हुई है 1.5। जरा ध्यान से देखो कैसे करना है, किसी भी ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट निकालना हो तो लास्ट वैल्यू ली जीरो,
और अगली वैल्यू जो दिखा रहा है रीडिंग वैल्यू 1.5। अब देखो इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1.5 को 10 हिस्सों में बांटा गया है। 1.5 को कितने हिस्सों में बांटा गया सर? 10 हिस्सों में बांटा गया है। तो इसको सॉल्व करोगे 15 डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 100, और इसको सॉल्व करोगे 0.15 क्या वोल्ट। और यही बच्चों इसका क्या रहेगा? लीस्ट काउंट। समझ में आया कि मिनिमम वैल्यू ये कितनी कैलकुलेट कर सकता है? यानी जो भी वैल्यू आपको दी गई है वो देखो, उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, यानी कितने डिविजन्स दिए गए हैं उसको उससे डिवाइड कर दो। तो 1.5 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन, 10 नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.15। ये इसी का लीस्ट काउंट है। अब ये लीस्ट काउंट का मतलब पता है क्या है? मिनिमम वैल्यू जीरो से जस्ट जो अगली वैल्यू है ये कितनी होगी बच्चों? ये जो जीरो से जस्ट अगली वैल्यू है ये कितनी होगी? सर ये वैल्यू होगी 0.15। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी बताओ? फिर इसमें 0.15 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.3। यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 0.30। इसमें फिर आगे 0.15 ऐड कर दोगे तो अगली वैल्यू हो जाएगी 0.45। और ऐसे करते करते हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना आया बच्चों? 0.15। यानी ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखो, ए और बी में से आंसर होगा। अब कहता है ये जो एरो दिखाई गई है ये बताओ ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है, ये वैल्यू बताओ। तो बस लीस्ट काउंट को ऐड करते चले जाओ। ये वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 1.5 है ना, 1.5। इससे जो अगली वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू, ये कितनी होगी सर? इसमें लीस्ट काउंट ऐड कर दो। कितना है लीस्ट काउंट? 0.15। तो कितना गया? 5, 5 और 1 6, 1.65। हमें तो ये वाली बतानी है। अब इसमें फिर से ऐड कर दो क्या? 0.15। तो कितना आया? 1.80। यानी 1.8 इसका आंसर है। यानी ये जो रीडिंग है ये कितनी है? 1.80 वोल्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी काम आएगी ये चीजें, ये सारी नॉलेज जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। 12th क्लास में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लीस्ट काउंट आपको निकालना आना चाहिए। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery, an emitter, a voltmeter and a key. Draw the suitable circuit diagram to show the arrangement of this circuit component along with the direction of current flowing. बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम में आपको दिया क्या हुआ है? 3 रेजिस्टर दिए हुए हैं जो कि पैरेलल में लगाने हैं। आपको एक एमीटर लगाना है, वोल्टमीटर लगाना है, बैटरी और की लगानी है। बच्चों इस सर्किट डायग्राम को बनाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे सर्किट को? हमारे पास बच्चों 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, तो ये हम इस प्रकार 3 रजिस्टर जो है वो बना देते हैं। ये बना पहला रजिस्टर, ये बना दूसरा रजिस्टर और ये बनाया मैंने तीसरा रजिस्टर। तीनों रजिस्टर मैंने पैरेलल में लगा दिए हैं, ठीक है। एक का नाम है R1, एक का नाम है R2, एक का नाम है R3। तो ये पैरेलल में लग गए। अब एक बैटरी हमें लगानी है, तो ये बैटरी लगा देते हैं बच्चों। सो दिस इज बैटरी। एक की लगा देते हैं, दिस इज की। और एक और चीज इसके पैरेलल में ही क्या लगेगा बच्चों? वोल्ट मीटर लगेगा। ये पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो आपका जो करंट जाएगा वो इस प्रकार जाएगा। लेट्स से दिस इज करंट आई, और ये करंट आगे जाके 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से? I1, I2, I3। और फिर वापस ये करंट यहाँ पर जाकर मिल जाएगा एंड दैट विल बिकम अगेन I। ठीक है बच्चों, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर लग गया। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस विल बी द सर्किट डायग्राम। ये आपकी बैटरी लग गई। तो इस प्रकार आप ये सर्किट बना सकते हैं। क्लियर है? सीबीएसई बोर्ड 2022 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में क्या कहता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो ये तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान से देखेंगे, R2 और R3 पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इसके दोनों हाथ और इसके दोनों हाथ दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। तो दोनों हाथ साथ में जुड़े हुए हैं तो वो पैरेलल में होगा। तो बच्चों R2 और R3 पैरेलल में होगा तो R2 और R3 को सॉल्व कर लेंगे, 1/r प्राइम दैट इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 1/10 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 2/10। काट दोगे तो 1/5 आ जाएगा और यहाँ से R प्राइम की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी। तो जब मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूंगा तो इस प्रकार तीन रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लग जाएंगे। ये तो था आपका R1 जो था 5 ओम, R4 जो था ये था 5 ओम, और बीच में जो भी हमने सॉल्व किया ये भी आ गया 5 ओम, जो कितना है R प्राइम। तो तीनों को सॉल्व कर देंगे तो फाइनल जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, 5 5 5 सीरीज में लगे हैं, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15 ओम। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी लास्ट में एक शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड एक सवाल भी रखा हुआ है। आसान भाषा में अगर कहें तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक ऐसा सर्किट होता है, एक ऐसी वायर बन जाती है जहां पर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। आप सिंपल याद रखना, शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, और रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट का नेचर ऐसा होता है कि करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहां पर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, इसे ही शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो बच्चों शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इंक्रीज हैविली, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये आपका सीबीएसई 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, ध्यान से सुनिए, कहता है टू बल्ब है, एक 100 वोट का और एक 40 वोट का, एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। फिर कहता है द करंट थ्रू द 100 वोट बल्ब इज 1 एम्पेयर, देन द करंट थ्रू द 40 वोट बल्ब विल बी क्या। कहता है देखिए दो बल्ब है, एक ये बल्ब है बच्चों और एक ये बल्ब है, ठीक है बच्चों, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है बच्चों, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। कहता है कि ये वाला जो बल्ब है वो 100 वोट का है और ये वाला बल्ब जो है वो 40 वोट का है। इसमें से जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पेयर का जा रहा है। कहता है इसमें से करंट कितना जाएगा वो बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है, दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं और सीरीज में हमेशा करंट की वैल्यू सेम रहती है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यानी अगर इस बल्ब से 1 एम्पेयर का करंट गया तो इससे भी 1 एम्पेयर का करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये भी सवाल 2020 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर इज 10 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पेयर। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 10 वोल्ट का और करंट दिया गया है 0.5 एम्पेयर का। ठीक है जी, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो बच्चों रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो बच्चों यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी V बाई आई। V सवाल में दिया गया है 10 और I 0.5। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर लोगे 100/5, यानी कि उत्तर आपका आ जाएगा 20 ओम। ए पार्ट का उत्तर आ जाएगा 20 ओम का रेजिस्टेंस है। आगे कहता है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड व्हाट विल बी द न्यू करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। तो बच्चों फिर से वही, R किसके बराबर है, V बाई आई। आई तो आपका सेम ही रहा, कितना 0.5। कहता है V डबल हो गया, यानी पहले अगर 10 था अब 10 गुना 2 हो गया। कहता बताओ, अब बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। सो दैट इज 20 डिवाइड बाय 5 और ऊपर चला गया 10। सो उत्तर आपका आ जाएगा 40 ओम, यानी रेजिस्टेंस आपका 40, यानी कि वो भी डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात। अच्छा सॉरी, सवाल में आपसे पूछा द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल व्हाट विल बी द न्यू करंट। आपसे करंट पूछा है, करंट कितना होगा। तो करंट भी आप इजीली निकाल सकते हो भैया, V इक्वल टू आई आर। सो I बराबर V बाय आर। ठीक है बच्चों,
और सिंपल सी बात है, आपको ये भी पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो अगर V डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन I विल ऑल्सो बी डबल, I डबल हो जाएगा। तो I डबल हो जाएगा यानी पहले अगर 0.5 था, तो अब कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। सिंपल। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द VI ग्राफ फॉर टू कंडक्टर्स A एंड B आर straight line passing through the origin. The slope of the graph for conductor A is greater than that of conductor B. Which conductor has higher resistance? If the both conductor are connected to the same potential difference, which one will produce more heat in the same time? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि आपको दो कंडक्टर दिए हैं, एक कंडक्टर ए है और बच्चों एक कंडक्टर बी है। ठीक है, दोनों का VI ग्राफ आपको दिया गया है और क्या दिया गया है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर कंडक्टर ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कंडक्टर बी। कहता है जो ए का स्लोप है ना, सवाल में क्या दिया है, ए का जो स्लोप है वो बड़ा है किससे, स्लोप ऑफ बी से। अब ये स्लोप का मतलब क्या है, ध्यान से समझो बच्चों। जब ग्राफ बनाया जाता है, सपोज करो ये वी और आई का ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर होता है I इंटू आर, और R किसके बराबर होगा, V इंटू आई। और बच्चों इसी को ही बच्चों स्लोप बोलते हैं, आसान भाषा में आप ऐसे समझे, इसी को ही स्लोप बोलते हैं। मान लो VI ग्राफ ऐसा बना, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो V बाय आई के बराबर होता है, यही स्लोप होता है। तो सवाल में अगर बोला है कि A का स्लोप ज्यादा है B के स्लोप से, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। तो पहले का उत्तर तो यहीं से आ गया कि विच कंडक्टर इज हाइयर रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, जो कंडक्टर ए है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा कंडक्टर बी से। फिर बी पार्ट में आपसे पूछा है कि बोथ कंडक्टर आर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, विच वन विल प्रोड्यूस मोर हीट इन द सेम टाइम। आप सभी मुझे एक बात बताओ, हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट का फॉर्मूला होता है बच्चों आई स्क्वायर आर इंटू टी। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। और अगर v की टर्म्स में निकालूं तो दैट इज इक्वल टू, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, i जो है v इक्वल टू आई आर होता है, सो i बराबर v बाई आर होता है। तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से आर कट जाएगा तो हीट का एक और फॉर्मूला आ गया, v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हीट का ये भी फॉर्मूला होता है। तो आप, कहता है कि सवाल में V सेम है, दोनों कंडक्टर के लिए V सेम है, तो इसका मतलब जो हीट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। भाई इस फॉर्मूले से ये पता चलता है हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V सेम है तो कहते हैं बोथ कंडक्टर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, विच वन विल प्रोड्यूस मोर हीट। ज्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस किसका कम है, बी का। अगर बी का रेजिस्टेंस कम है बच्चों, तो जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस किस में होगी, हीट मोर किस में होगी बच्चों, कंडक्टर बी में ज्यादा होगी। सिंपल सा सवाल, ऐसे करना था आपको ये सवाल। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ये मैंने जानबूझ के डाला है। कहता है ये सर्किट आपको दिया गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इसका कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार ये वाले दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड हैं, है ना, और फिर समझ में नहीं आया यार बीच में यहाँ पे तो जंक्शन आ गया, कैसे करें सॉल्व, दिमाग में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कहेंगे इसका आंसर 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा, भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये वाला पैरेलल में है, उसके साथ इसको सीरीज में जोड़ दो। पहले सोचे, पॉज करें वीडियो को और सोचे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। नहीं बनी बात? तो बच्चों ये सवाल है शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट बच्चों एक बार आप ध्यान से देखेंगे, करंट की आदत है कि वो हमेशा वो रास्ता चुनता है जहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। तो हमें इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस निकालना था कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अब एक बात ध्यान से सुने,
करंट जब चलेगा यहां से तो वो ये वाला रास्ता चूज करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस रास्ते में कोई भी रेजिस्टर नहीं है। तो करंट हमेशा जब चलेगा तो वो ये वाला रास्ता फॉलो करेगा, और इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, जीरो रेजिस्टेंस होगा। तो इसका जो आर नेट होगा वो बच्चों जीरो आंसर आएगा, ध्यान रखना। ये शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल था, पूछने लायक सवाल है, तो ध्यान रखना बच्चों इस बात को। अब अगला सवाल है, ये प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पैरेलल में लगा हुआ है, कौन सा सीरीज में लगा हुआ है। ये प्रॉब्लम है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज की। वैसे इस प्रॉब्लम को क्लास 12th में कराया जाता है, बट फिर भी मैं व्हीटस्टोन ब्रिज आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन बस आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल आ जाए, तो ऐसे में क्या करते हैं, आपको इस प्रकार के 5 रजिस्टर दिए होंगे। इसमें से जो ये बीच वाला रजिस्टर है ना, इसको उड़ा दो, यानी इसको हटा दो। इसको हटा देंगे तब हमारा सर्किट बिल्कुल आसान हो जाएगा, तब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो सेंटर वाला रेजिस्टेंस होता है इसको हटा देते हैं। तो बच्चों इसको जब हम हटाएंगे तो आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। एक मिनट, ठीक है। अब आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब तो बड़ी इजीली हो सकता है सॉल्व। कैसे? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर उन दोनों को आपस में पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी ऊपर तो आ गया एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। ऐसे ही ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 4 और 4 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनको पैरेलल में सॉल्व कर लो। तो कितना आ जाएगा? 1/r नेट दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। तो आपका आर नेट इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 2 ओम आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम भी ध्यान रखनी है आपको। एक और सवाल है, अच्छा सवाल है। आप कहोगे सर इतना बड़ा सवाल दे दिया, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो इस तरीके का सवाल अगर पेपर में आए तो इसमें हमें पीछे से चलना होता है। कैसे? ध्यान से समझना। ये पेपर उठाने, पेन आपको उठाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप मैन्युअली भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो दिमाग में। कैसे? देखो बच्चों, अगर यहां से चलोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको यहां से चलना है, यहां से 1 ओम और 1 ओम ये दोनों किस में लगे हुए हैं बच्चों? सीरीज में लगे हुए हैं। किस में? सीरीज में। तो 1 और 1 सीरीज में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। और फिर वो जो 2 आएगा वो इस 2 के साथ कैसे लगा होगा? पैरेलल में। तो समझो, पहले दोनों को सीरीज में सॉल्व करो, जो भी आएगा वो इस वाले के साथ पैरेलल में लगा होगा, उसको पैरेलल में सॉल्व करो और फिर रिपीट करते जाओ। तो बच्चों ध्यान देना, अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करता हूं। ठीक, 1 और 1 कैसे लगे होंगे बच्चों? सीरीज में। तो 1 और 1 को सॉल्व करोगे तो क्या नेट आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा, 2 ओम। तो यहां पर मैं इसको काट के 2 लिख देता हूं सीधा। ठीक है, यानी अब हमारा सर्किट कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा। ये आ गया बच्चों 2 ओम। ठीक, अब ये 2 ओम, ये वाला 2 ओम इस वाले 2 ओम के साथ कैसे में है? पैरेलल में। इनको पैरेलल में सोल्व करो तो कितना आएगा? 1/2, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2, यानी कि 1। यानी अब इन दोनों को जब हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो r क्या आएगा? 1। 1 इसका मतलब, अब इसको मिटा देते हैं, इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका? ये 1 ओम था, ये 1 ओम आ गया। ठीक है, फिर से अब देखो चीज रिपीट होगी। 1 और 1 फिर से सीरीज में क्या आया? 2। फिर ये 2 और 2 पैरेलल में हमने सॉल्व करे थे, फिर से अगेन क्या आएगा? 1, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से इस 1 और 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 ओम आ जाएगा। फिर ये 2 और 2 पैरेलल में, और अभी हमने सॉल्व करा था जब 2 और 2 पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1। फिर इसको मिटा दो बच्चों, फिर से इसको मिटा दो, है ना? अब यहां पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम। और फिर अगेन 1 और 1 फिर 2, और ऐसे सॉल्व करते करते बच्चों क्या होगा? यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 पैरेलल से सॉल्व करेंगे 1,
फिर 1 और 1 2 इसको सॉल्व करेंगे 1 एंड फाइनली व्हाट वी विल हैव इसको यहाँ पे रब कर देंगे हम। लास्ट में आपके पास केवल ये बचेगा और फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे 2 और 2 पैरेलल में, और पैरेलल में सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका उत्तर कितना आएगा बच्चों? फाइनली आपका उत्तर आएगा 1 ओम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 ओम विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था। तो ये कुछ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आप बोर्ड के पेपर में बैठोगे तो उससे पहले आप ये सवाल जरूर लगा के जाओगे। इनसे रिलेटेड या रिपीट होता हुआ सवाल आपको जरूर कमिंग बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।